खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, हम ख़ास तौर पर मैशत की खबरों को आज अहमियत दे रहे हैं क्योंकि इससे बड़ी खबर कोई नहीं है और जो लोगों की हालत ज़ार है हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं कुछ खबरें पढ़ दूँ। डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब मैशत के हवाले से मोतबर नाम भी हैं और सरबराह भी हैं नस्ट के, उनसे बात करेंगे। मगर मैं कुछ खबरें पढ़ देता हूँ। क्या IMF का प्रोग्राम जिस तरह कहा है मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कि हमें 1-2 दिन में मिल जाएगा, तो क्या बॉटम आ जाएगा रुपए का जो मुबैना तौर पर बहुत महंगा बिक रहा है? मैं नाम नहीं लेना चाहता फिर, और यानी मैं फिक्र देना नहीं चाहता। पाकिस्तान में खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसे वाले हालात से हम बचने जा रहे हैं, ये क्या सिलसिला है? और कुछ खबरें सियासी PTI हुकूमत को हटाने की वजह क्या थी और इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल कब दे सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैं स्ट्रेट अवे आपकी तरफ आता हूँ, फिर मेरे पैनलिस्ट आपसे बात। मेरा सादा सा सवाल है और वो ये कि क्या रुपए का बॉटम आएगा? क्योंकि इसकी वजह से ही तो अजाब है। कीमत दो गुना हो गई पेट्रोल की और 2 गुना इस डॉलर की वजह से हो गई, कमर टूट गई आम आदमी की। तो क्या बॉटम आ रहा है, हमें प्रोग्राम मिल रहा है और कहीं ये रुक रही है स्लाइड? डॉक्टर साहब देखें, प्रोग्राम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसका फैसला तो हो जाएगा चंद दिनों में। और मेरे ख्याल में जो इक़दाम हमने करने थे हुकूमत वक्त ने किए हैं, लेकिन बजट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें बहुत अभी IMF से सेटिस्फाइड नहीं है इस बजट के नंबरों से। हुकूमत वक्त ने कुछ बैरूनी हेल्प भी, इमदाद की भी कोशिश की है। IMF के प्रोग्राम को ज़रा हाथ हौला रखने के लिए कहीं से कहलवाने के सिलसिले में मुलाकातें भी हुई हैं। अल्लाह करे कि कामयाबी हो जाए तो कुछ हाथ हौला कर दें हम पे, तो हम बड़ी उनकी मेहरबानी होगी हम पाकिस्तानियों पे जो बहुत हम परेशान हाल हैं IMF के प्रोग्राम के और कंडीशंस की वजह से। अगर IMF का प्रोग्राम हो जाता है तो दूसरा आपका सवाल था कि क्या इससे डॉलर में कोई इस्तेहकाम होगा। देखें, डॉलर का इस्तेहकाम IMF तो एक फैक्टर है जो मुल्क में एक बेयकीनी की कैफियत है, ये सबसे बड़ा इसका कसूरवार है और जिसकी वजह से हर तरफ एक तनाव का मंजर पेश कर रहा है। सियासी तनाव भी है, माशी मैदान में भी तनाव है। इतना ज़्यादा हो चुका है कि IMF के प्रोग्राम से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। ये ज़रूर हो सकता है कि शायद जो गिरते गिरते यहाँ पर आ गया है, जिस तेज़ी से गिरा है, शायद इस तेज़ी से ना गिरे ज़रूर, लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता गिरता जाएगा, लेकिन गिरेगा। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा बैंक नहीं करना चाहिए IMF के प्रोग्राम में। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। लेट मी रिपीट, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, गुजारिश है। एक तो इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज कराया, लेकिन उसके बावजूद जो महंगाई का इस कदर तूफान आया कि गरीब आदमी 90% एक वक्त के निवाले को छिन गया। IMF की हमने सारी शराइत भी मान ली, 84 रुपये पेट्रोल, 110 रुपये डीजल, बिजली बेपनाह इजाफा। लेकिन इसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि अगर इस वीक में अगर IMF दे देती है किस्त, तो क्या डॉलर नीचे 200 तक आएगा या मजीद बढ़ती रहेगी तेल और डॉलर की कीमत? सबसे पहली चीज़ यह है कि ये मईशत में जो ये महंगाई है, ये महंगाई सिर्फ IMF की वजह से नहीं है। देखिए, पिछली हुकूमत भी तो 2.5-3 साल IMF के प्रोग्राम में थी, तो इतनी ज़्यादा तो महंगाई तो नहीं थी। वो भी IMF के प्रोग्राम में थी, वो भी तेल की कीमतें बढ़ा रही थी, लेकिन इस तरीके से 84 रुपये, 85 रुपये, 100 रुपये जो कीमतें बढ़ी हैं इतने शॉर्ट पीरियड में, इसको कहते हैं शॉक थेरेपी। इतना ज़्यादा शॉक दिया है कि सिस्टम हमारा हिल गया है, वाशी सिस्टम हमारा हिल गया है। इतने ज़्यादा झटके दिए हमने और इतने पावरफुल झटके दिए हैं कि सिस्टम सब हिल गया है हमारा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। तो ये सिर्फ जो है IMF के प्रोग्राम की वजह से नहीं है, ये बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो इसमें यह है कि शुरू में इस जहाज़ का कोई कैप्टन नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि कोई मुल्क को चला भी रहा है या नहीं चला रहा है। और उस वक्त जो है, उस वक्त से जो एक्सचेंज रेट नीचे जाने लगा, वो जाते जाते आज यहाँ पहुँचा है। दूसरी चीज़ ये है
कि मुल्क में सियासी बेयकीनी की कैफियत इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या होगा। दूसरी चीज़ यह है कि अगर मैं बिजनेसमैन हूँ या मैं इंपोर्टर हूँ, मैंने कोई इंपोर्ट करना था तो मैं 2 हफ्ते के बाद मैंने अपनी एलसी खोलनी थी, लेकिन जिस तरीके से एक्सचेंज रेट हर रोज़ नीचे जा रहा है तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई मैं क्यों इंतज़ार करूँ 15 दिन। आज के ही 208 रुपए पे मैं क्यों ना ये 209 पे क्यों ना इंपोर्ट अपना बुक कर लूँ, क्या पता कि 215 ना हो जाए एक हफ्ते के बाद। तो मैं आज जाऊंगा, आज एलसी खोलूंगा, आई विल क्रिएट डिमांड टुडे। आरिफ अहमद भट्टी साहब, आप अपने आप को एक्सपोर्टर तस्वर करें कि आपने अपने एक्सपोर्ट की प्रोसीड को लाना है। आप ये सोचेंगे कि यार आज मैं क्यों लेकर आऊं 2008 पे, जिस तरीके से मंजर चल रहा है हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद 215 रुपए मुझे $1 का मिले, मैं 2008 या 2009 पे क्यों अपना डॉलर ले आऊं। तो आप डॉलर नहीं लाएंगे, आप इंतजार करेंगे। अजान की ब्रेक है डॉक्टर साहब, और वापस आएंगे तो जारी रखेंगे। इंतहाई अहम मौजू है, आपकी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला हमें बेहतरी तरफ ले जाए। एक ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब, इंतजार का शुक्रिया। भट्टी साहब आप। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश है, मैं डॉक्टर इशफाक हुसैन माहिर साहब माहिर माशियत की बजाय एक मुहिब वतन पाकिस्तान से पूछना चाह रहा हूँ। आपने फरमाया कि पहली हुकूमत भी इसी IMF की शराइत से जा रहा था, लेकिन हालात चीज़ें बहुत तेज़ी से ख़राब हो गई और पहले कप्तान भी कोई नहीं था। फिर इस तेज़ी से ख़राबी की असल जिम्मेदार है कौन? देखिए, जो हुकूमत मौजूद है यही जिम्मेदार होगी ना कि शुरू के 1 महीने तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि जहाज़ का कोई कप्तान है या नहीं है। जहाज़ जो है समुद्र में थपेड़े खा रही थी मौजों की, और जिधर मौज ले जाए वो उस तरफ जा रहा था, कोई नेविगेट करने वाला नहीं था। जब कुछ जान में जान आई है, जब वो 30 रुपये पहले बढ़ाया गया, फिर 30 रुपये फिर बढ़ाया गया, 2 कोविड के डोज लगे, उसके बाद मैंने कहा था कि अभी 2 बूस्टर लगने हैं, तो 1 बूस्टर लग गया, 1 बूस्टर 30 जून को लगेगा आपको। तो ये उस वक्त फिर जान में जान आई है कि कोई जहाज़ का कप्तान भी आया है। उसके बाद चीज़ें चूँकि एक मोमेंटम पकड़ लेता है ना, ख़राबी का एक मोमेंटम होता है, जब चीज़ें ख़राब हो रही होती है उसमें एक मोमेंटम डेवलप हो जाता है, तो उसको अभी तक हम रोक नहीं पाए उस मोमेंटम को। अभी तक हम निगोसिएशन चल रहे हैं IMF से, तो वो एक बेयकीनी की कैफियत है। दूसरे मुल्क में एक अफरा तफरी मची हुई है, एक सियासी बेयकीनी भी मौजूद है, और ये सबसे ज़्यादा जहर कातिल होती है। ये सियासी बेयकीनी की कैफियत सबसे ज़्यादा यही ख़तरनाक रोल प्ले करती है। देखें, पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं ये कोई नई हम इस तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी ये मसाइल हम देखते रहे हैं, पर्टिकुलरली जब हमने न्यूक्लियर धमाका किया था 1998 में, उसके बाद हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया था, और मैं उस वक्त वजारत ख़जाना में था, तो मैं तो आई विटनेस हूँ कि किस तरीके से हम मैनेज कर रहे थे। क्योंकि आप पे जब इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया, अभी तो आप पे किसी ने कोई सैंक्शन तो नहीं लगाया है, लेकिन उस वक्त हम पे सैंक्शन लग चुका था और तमाम बाहर से इनफ्लोज हमारे रुक गए थे, लेकिन हम अपने डेट की पेमेंट टाइम पे किए चले जा रहे थे, जिसकी वजह से रिजर्व गिरते गिरते $400 बिलियन से भी नीचे चला गया था। लेकिन हमने मैनेज किया। उसकी वजह यह थी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस था जिसको हम हैंडल कर रहे थे। उस वक्त जो चैलेंज था उसकी एक ओनरशिप थी उस वक्त की हुकूमत के पास में। दूसरी चीज़ यह कि उस वक्त कोई सियासी बेयकीनी की कैफियत नहीं थी। आज उससे थोड़ा ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं। फिर यह कि इस जो चीज़ें जो ख़राब हुई हैं इसको कोई ओन नहीं कर रहा है। तीसरी चीज़ यह है कि ये माशी जो डिटेरियोरेशन है ये साथ आया है सियासी बेयकीनी की सूरत हाल के साथ साथ में, जो 98 में ये कैफियत नहीं थी। तीसरी चीज़ ये है कि कोई सेनर वॉइस भी नहीं है कि कोई आदमी बीच में पड़े आके चीज़ों को दोनों को बिठाए और उनको समझाए कि भाई देखो मुल्क किधर जा रहा है। आप लोग जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो सियासत कहाँ करोगे, मुल्क नहीं रहेगा तो ये पार्लियामेंट भी तो नहीं होगी। तो यार कम से कम मुल्क का ख्याल करो, मुल्क की मईशत का ख्याल करो, अवाम का ख्याल करो। अवाम सब आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, तो कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं है जो इन सबों को इकट्ठा करे।
और चौथी चीज ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ गया है, एक दूसरे पे कोई एक दूसरे पे एतबार नहीं कर पा रहा। तो ये सारे मसाइल इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से आज हम जिस कैफे से गुजर रहे हैं, ये इसकी वजह यह है कि बहुत सारे मसाइल हमारे इकट्ठे हो गए हैं। तो इसलिए चैलेंज हमारा बहुत ज्यादा हो गया है। तो सबसे पहली चीज ये है कि अच्छा डॉक्टर साहब माफी चाहता हूं, मैं एक खबर है ये जो प्रॉफिट नामी एक वेबसाइट उस पर आ रही है, इसका मतलब समझा दे। इंटरबैंक मार्केट रन्स आउट ऑफ डॉलर्स, व्हाट डज दिस मीन? हम इंटरबैंक डॉलर का सुनते रहते हैं कि जी वो जरा कम होता है उसके रेट, तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का रन आउट होने का क्या मतलब है? नंबर वन, ये दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो उसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने भी ये खबर देखी है, अब मैं लेकिन ये कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन छपा है कहीं से, इसके किसी के नेगेट तो नहीं किया है, इसको रिबटल तो नहीं इशू किया है। इसलिए जब रिबटल ना हो तो लोग उसको समझते हैं कि ये खबर ठीक होगी। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि अगर कोई शख्स कोई इम्पोर्टर जो है अपने एलसी खोलने के लिए जा रहा है, तो कमर्शियल बैंक कह रहे हैं कि भाई हम डॉलर हमारे पास नहीं है, हम आपके एलसी नहीं खोल सकते हैं। ये कैफियत हो गई है। और जो मैं आपको समझा रहा था कि मैं इंपोर्टर हूं, मैं घबराया हुआ हूं कि अगर 2-4 दिन और मैंने डिले कर दिया तो यही एक्सचेंज रेट जो आज 209 है कि 215 ना हो जाए, तो आज ही क्यों ना मैं अपना एलसी खोलूं इंपोर्ट का। आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं वो एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं आज क्यों लेकर आऊं, मैं भी एक हफ्ते के बाद लेकर आऊंगा ताकि मुझे 2-4 रुपए ज्यादा मिल जाए $1 के। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने सप्लाई कम कर दी, मैंने आज डिमांड क्रिएट कर दिया, तो डिमांड एंड सप्लाई का जो प्रेशर है, गैप, वो फर्दर डिप्रिशिएट कर रहा है एक्सचेंज रेट को। तो यही सिलसिला चला आ रहा है, और ये इसलिए है कि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। हर रोज सुबह हम उठते हैं, जीते हैं, रात में सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर जीते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हर दिन हमारे लिए एक नया दिन है। इस बेयकीनी की कैफियत में मुल्क नहीं चलता है। बेयकीनी के इस तरह के बेयकीनी कैफियत में मुल्क नहीं चलता है। मुल्क की मैशत बहुत तबाह हो रही है, और इसी तरीके से अगर ये बेयकीनी की कैफियत चलती रही तो मैशत बिल्कुल तबाह हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, इसलिए मैं बार बार वार्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर लफ्ज पे मेरा जोर है, सियासी बेयकीनी। सिर्फ सियासी बेयकीनी नहीं है, सियासत में ब्रूटलाइज हो गया है सियासत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक और खबर है, और ये हेरल्ड ट्रिब्यून की है, हमारा जो बड़े बड़े पर्चों में आ जाता है। जरा दोबारा दिखाइएगा कि क्रूड अवेकनिंग एज बैंक्स फ्रीज क्रेडिट लाइंस, ये इसकी हेडलाइन है। तो वुड यू प्लीज एक्सप्लेन है, मैं अगर समझा सकूं मैंने सही बोला है तो। ये वही बात है जी, ये वही बात है जो आपने पहले जिसका पूछा था कि बैंकों ने कहा है कि जी पैसे नहीं है, तो वही है ना कि डिमांड एंड सप्लाई का गैप हो गया। लोग बाहर से पैसे नहीं ला रहे हैं। लोगों के जो इंपोर्टर हजरात हैं, जिनकी फैक्ट्री है, कारखाने हैं, अपने रॉ मटेरियल उन्होंने मंगाना है। डॉक्टर साहब, आसान जुबान में हमने पेट्रोल तो लेना है, उसी से बिजली बनानी है, उसी से हमने ट्रांसपोर्ट चलानी है, और इसके बगैर आज की ज़िंदगी नहीं है। मेरा आपसे सवाल है कि डॉलर हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम इस सिचुएशन से बाहर आ ही नहीं सकते। किस तरह आ सकते हैं? कोई तो रहनुमाई करें आप। देखिए, बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। जो आपने कहा कि डॉलर ख़त्म नहीं हुआ है। स्टेट बैंक ने एक तरीके से डॉलर के जो इस्तेमाल उसके पास है, उसको ज़रा वो करना शुरू किया कि अगर बहुत ही कोई ज़रूरी चीज़ होगी जिसके लिए इंपोर्ट करना है तो उसके लिए पैसा देंगे, बाकी आम इन चीज़ों के लिए हम पैसे नहीं देंगे। तो इसलिए आप अगर मैं कोई आम चीज़ें मंगा रहा था, मैं गया हूँ एलसी खोलने के लिए, मुझे कहा कि आपको डॉलर नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर जाएं, जो बहुत कोई ज़रूरी चीज़ आपने मंगानी है, जो मुल्क के लिए बहुत इंतहाई ज़रूरी है, तो उसको डॉलर दे देते हैं। तो एक तरीके से रैशनिंग ऑफ डॉलर हो रहे हैं। स्टेट बैंक रैशनिंग कर रहा है डॉलर का, कि जिस तरीके से पहले फरावानी थी कि धड़ाधड़ जो जिसकी मर्जी आए 4000 सीसी की गाड़ी इंपोर्ट कर ले और एक्सपेंसिव मोबाइल इंपोर्ट करे, अब स्टेट बैंक के पास जेब में वो गुंजाइश नहीं रही है, तो वो अब सोच के उस पैसे को खर्च कर रहा है। तो इसलिए उस पैमाने पे अब वो चीज़ें, अगर आपने कोई चीज़ करनी है, मंगानी भी है, आपको डॉलर चाहिए, आपको फाइलों को लटका के रख देंगे। डॉक्टर साहब, एक बात और बड़ी जो समझ में नहीं आती, मैंने आज ही डॉलर का रेट अफगानिस्तान की करेंसी जिसे अफगानी कहते हैं,
89 अफगानी का $1 है। और ये क्या वजह है? वो एक बिल्कुल टूटी फूटी मैशत है, हम उनसे भी गए गुजरे हैं। वो IMF में नहीं गए हैं। बस दुआ करें कि IMF में ना जाए अफगानिस्तान, वरना उसका हशर तो हमसे भी बुरा हो जाएगा। और मेरा प्रोग्राम, अगर ये आपकी ये प्रोग्राम जो है, कोई अगर अफगानिस्तान के लोग भी अगर सुन रहे हो, उनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और सेंट्रल बैंक के लोग, तो वो इसको बड़ा बांध ले कि नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं जाना है। जिस दिन जाएंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर बांग्लादेश की करेंसी आपने दुरुस्त फरमाया अफगानिस्तान के हवाले से, मगर पाकिस्तान की ट्रेजिडी ये है 22 दफ़ा हम जा चुके हैं। इमरान खान यहाँ पे हुक्मरान हो तो हम IMF के पास हैं, शहबाज शरीफ यहाँ का हुक्मरान हो तो हम IMF के पास जाते हैं। तो इनका फ़र्क क्या है? हमारी जो पॉलिटिकल पिछली हुकूमत, इस हुकूमत का आप इकोनॉमिकली कहाँ फ़र्क है इनका, मैनेजमेंट का, पॉलिसी का? ये एक ही नहीं है दोनों? देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आजकल बहुत कुछ सेमिनार वगैरह भी बहुत होने शुरू हो गए हैं। एक हो रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और इकोनॉमी का चार्टर ऑफ इकोनॉमी। तो किसी ने मुझे इनवाइट किया कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। मैंने कहा कि यार चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो है हमारे पास में, और वो है IMF का प्रोग्राम। तो और क्या करना है? मतलब पार्टी ए इक़्तिदार में आएगी, वो IMF में जाएगी, पॉलिसीज IMF में बनेंगे, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। कल को पार्टी बी आ जाएगी, वो भी IMF में जाएगी, पॉलिसीज IMF में बनेगी, पार्टी बी उसको इम्प्लीमेंट करेगी। यही काम पार्टी सी करेगी। तो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई डू यू नीड चार्टर ऑफ इकोनॉमी? तो मैं आपको डॉक्टर साहब शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ। आज हम तफसील से बात करेंगे आपसे। एहसन इकबाल साहब ने कोई बात की है, हमारे प्लानिंग के, अब भी वजीर हैं, पहले भी वजीर रह चुके हैं, बड़े माशाल्लाह होनहार और पढ़े लिखे लोगों में शामिल हैं। जरा सुनाएं क्या कह रहे हैं वो डॉक्टर साहब को भी, ताकि उनसे उनका टेक ले सकें। जो हमें टेक ऑफ का मौका मिला वो 1991 में मिला, जब नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मुतारिफ कराई, डीरेगुलेट किया पाकिस्तान की इकोनॉमी को, प्राइवेटाइज किया, लिबरलाइज किया। और वो शोबे जो आज पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रोबस्ट ग्रोथ दे रहे हैं, चाहे वो टेलकोज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर है, इसको रियासत के शिकंजे से निकाला। जी, ये तमाम आला इक़दामात जो हैं उनका कोई फ़ायदा हुआ हमें? और ये क्या इक़दामात थे डॉक्टर साहब? देखें, 90s का जो है वो रिफॉर्म्स तो वाकई उस वक्त की हुकूमत ने किया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट भी 1992 का बनाया था, और किया तो ज़रूर था उसमें, लेकिन फिर वो IMF में भी चले गए थे। जब IMF में जाते हैं तो फिर वही एक्सचेंज रेट, वही इंटरेस्ट रेट, वही एक्सचेंज रेट, वही डॉक्टर साहब जो 1992 का रिफॉर्म एक्ट था, वो तो हवाले को रिप्लेस किया था उसने कि जितने मर्जी पैसे बाहर से ले आओ, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक मनी बहुत ज्यादा हुई उसके बाद। एम आई राइट सर? नहीं, ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें उन्होंने एक्सचेंज पे तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया था कि यू कैन ब्रिंग डॉलर एज मच एज यू वांट, यू कैन टेक डॉलर एज मच, यू टेक डॉलर अवे आउट फ्रॉम द कंट्री एज मच यू वांट। तो था वो, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी, लेकिन फिर वो IMF के नज़र हो गया। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, वो IMF के नज़र हो गया। जब भी तो इशरत हुसैन साहब ने 90 की दिहाई को लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान कहा था, और मैं 2008 डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सवाल आ रहे हैं क्योंकि आप इतना प्रवोक आला गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली कहते हैं जो 100 इन्होंने प्राइवेटाइज की थी, उसमें से 90% बंद हो गई, हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई। शबर जैदी कहते हैं कि 92 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट था, उसने 150 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। डू यू एग्री विद दीज फिगर सर? देखिए, मुझे इस किस्म के कैलकुलेशन मैंने ना की है कभी, ना मेरी नज़र से गुजरा है, इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन देखें, जो चीज़ें अच्छी हो तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, अगर अर्ली 90s में 1991 में एहसन इकबाल जिसका जिक्र कर रहे थे, वाकई उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो फिर रास्ते से भटक गए, क्योंकि फिर IMF का प्रोग्राम इतना तेज़ हो गया कि उसने रास्ते से हटा दिया। लेकिन कोशिश तो उन्होंने की थी, ज़रूर की थी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक कि हम ये IMF के चक्कर से नहीं निकलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जरा आपकी मौजूदगी में थोड़ा सा अपने जैसे आम लोगों के लिए विचार रहा हूँ। इसका मतलब है जब तक हम IMF के शिकंजे से नहीं निकलते, हुक्मरान जितने मर्जी बदलते रहे, हम कर्जे और महंगाई की दलदल में फंसते ही रहेंगे। और दूसरा, क्या इससे निकलने का कोई तरीका है आपके इल्म में?
देखें, जब ये इमरान खान साहब भी जब जाने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने बहुत अपील किया था कि सर ना जाएं, आप बर्बाद हो जाएंगे। ये मैंने कहा था, आप बर्बाद हो जाएंगे, इस मुल्क की मैशत तबाह हो जाएगी, ना जाएं, ना जाएं। बहुत कोशिश की, चले गए, क्योंकि देखिए IMF में एक पुल फैक्टर होता है, एक पुश फैक्टर होता है। पुल वहां से होता है IMF से या वाशिंगटन से, लाओ इनको लाओ, और एक पुश होता है, यहां से धक्के दिए जाते हैं, और वो धक्के कौन देते हैं? जो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड लोग होते हैं। तो वो 4-5 किस कैबिनेट में थे इमरान खान के, उन्होंने धक्का दे के उनको पहुंचा दिया। मैं अकेला था, रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रोक सकता ना। और उस वक्त से मैं एक ही लफ्ज़ कह रहा हूँ कि तबाह हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन लोग समझते हैं कि पता नहीं ये इसका कोई अपना जाती मफाद है। फिर मैं रहनुमाई चाहूंगा। आप समझते हैं अगर आपको फिनांस मिनिस्टर बनाया जाए तो IMF के शिकंजे से जो दलदल है निकला जा सकता है? ऐसी हमारे पास है पॉलिसियां? देखिए, उस वक्त भी मैंने इमरान खान साहब को दिया था, बिल्कुल उनके पास पड़ा होगा वो मेरी प्रेजेंटेशन की कॉपी जो मैं उनको दी थी। मैंने उसमें बताया था कि ये रास्ते हैं। तो रास्ते तो है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान को IMF में लेके जाना एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा होता है। तो ये जो अभी जो कुछ हो रहा है ना, ये भी उसी की कड़ी है कि ये करंट मौजूदा IMF प्रोग्राम सितंबर में खत्म हो रहा है। तो चीज़ों को इतना ख़राब कर दो कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ना हो बट टू गो फॉर अनदर 23rd IMF प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट 3 years, ताकि ये IMF के चुंगल से निकल ना सके। और हिस्टोरिकली भी दुनिया में देखा गया है कि जो मुल्क एक मरतबा चला गया 50 साल से IMF से निकल नहीं पा रहा। 34 साल हमें भी हो गए हैं। वो दुआ करें मुशर्रफ साहब के ज़माने में कि 4 साल के लिए हम निकाल कर ले आए थे पाकिस्तान को, 2004 से 2008। उसके बाद से जो वो 8 है और आज 22 है, और अल्लाह ने चाहा तो 25 भी ये सिलसिला चलता रहेगा हमारे साथ में। तो ये मैं तो तजुर्बे से बताता रहा लोगों को कि यार ना जाओ, एक मरतबा जो चला गया वो चला गया। अब चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि अब तो मैं भी कहूँगा कि भाई इसके अलावा आप कोई ऑप्शन नहीं है, जाओ IMF के पास में। जितना उससे कम उसमें डिफ़िकल्टीज़ में आप अगर प्रोग्राम कर सकते हो, जितनी ज़्यादा नज़र करम होगी बड़े चौधरी साहब की, तो प्रोग्राम ज़रा आसान हो जाएगा। जैसे 2013 से 2016 का। डॉक्टर साहब 2008 के बाद जब पीपल्स पार्टी है, ये तो तब भी जो पेट्रोल का रेट था वर्ल्ड वाइडली वो $110 बैरल पे गया है, तो पाकिस्तान में 70-80 रुपये का बिका है फी लीटर। मगर अब क्या इतनी अजाब आ गया कि हम 85 रुपये बढ़ा के, आपने अगली खबर ये दे दी है 30 रुपये मजीद बढ़ रहे हैं। तो मसला इंटरनेशनल प्राइस है कि हमारी जो अपने पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू कम होना है? दोनों में से क्या बड़ा फैक्टर है? बड़ा फैक्टर तो अपने रुपये का वैल्यू कम होना। अब सिंपल से ले ले, अगर फ़र्ज़ कर ले कि जिस वक्त पिछली हुकूमत का ख़त्मा हुआ था, उस वक्त एक्सचेंज रेट 178 के करीब था। तो अगर आप ये फ़र्ज़ कर लें कि $1 पर लीटर आपको बाहर से पेट्रोल पड़ रहा है पाकिस्तान में, तो जब वो पाकिस्तान में आता तो 177 या 178 का आता। आज फ़र्ज़ कर लें कि तेल की कीमत वही $1 है, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी नहीं है। आज पाकिस्तान में 210 में आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे कि यार 278 से 210 हो गया है, तो ये 32 रुपये तो एक लीटर पर बढ़ गया हमारा। तो ये किसकी वजह से बढ़ा है? आलमी मंडी में बढ़ने की वजह से नहीं हुआ है। जिस तरीके से हमारे एक्सचेंज रेट को, जिसको मैं रज़ा बाकर इफेक्ट कहता हूँ, आजकल जूनियर रज़ा बाकर वहाँ मौजूद है, BPS 18 का एक अफसर जो एक्टिंग गवर्नर है हमारा, तो वो भी वही काम कर रहे जो रज़ा बाकर कर रहा था। सो रज़ा बाकर इफेक्ट विल कंटिन्यू। और यही देखिए, दुनिया में बड़े बड़े इकोनॉमिस्टों ने क्या कहा है कि किसी मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद करना हो तो इसके एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट कर दो, जैसे आजकल हमारा है, और इंटरेस्ट रेट को आसमान में पहुंचा दो, वो मुल्क को वैसे ही। डॉक्टर साहब, एक और सवाल बड़ा अहम जो लोग पूछ रहे हैं, हमें बार बार पूछते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर 1-2 दिनों में ये प्रोग्राम आ रहा है तो हम खुदा करे और इस तरह ही हो कि हम श्रीलंका जैसे हालात से बच जाएंगे। कुछ सीरियस शॉर्टेजेस हैं वहाँ पे, अनरेस्ट हो रहा है,
तो हम ये उम्मीद रखें कि वी विल नॉट बी फेसिंग दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। देखिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, श्रीलंका टाइप क्राइसिस को मैच्योर होने में थोड़ा डिले हो सकता है कि शायद आपको दाएं बाएं से कहीं से पैसे मिल जाए, डेट मिल जाए आपको, लेकिन ये ख़त्म उसी वक्त होगा। आप श्रीलंका के क्राइसिस से पीछे की तरफ उस वक्त आएंगे जब आपके मुल्क में सियासी बेयकीनी की कैफियत ख़त्म होगी। और डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है मुल्क में सियासी बेयकीनी जान के पैदा की जाती है, कुछ लोग इसके बेनिफिशरी होंगे, वरना आप जैसे साहिब इल्म 1000 दफ़ा कह चुके हैं, तो क्यों हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आती। चलती हुकूमत को आपने गिरा दिया, इमरान खान कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हुई, उसके बाद जिस तेज़ी से ये 2 माह में महंगाई हुई है उतनी 70 साल में नहीं हुई, तो इसकी वजूहात तो फिर चेंजिंग कराने वाले भी हुए। देखिए मैं उन सब चीज़ों में तो नहीं जाना चाहता हूँ कि किसने क्या किया, कौन सी साजिश हुई है, फलां हुई है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान की मईशत 15 साल पीछे चली गई है। माय गॉड, 15 साल हमने ज़ाया कर दिया। शायद हम 15 साल में इस कैफियत पे पहुँचते जो हम 2 महीने में पहुँच गए हैं। इसमें कोई 2 ओपिनियन नहीं है। डॉक्टर साहब ये तो खैर, मैं कोई सियासतदान भी नहीं हूँ, मैं अच्छा इसलिए डॉक्टर blunt साहब होकर एक और सवाल, अब आप ये समझते हैं कि अल्लाह करे, अब जाहिर अब ऑप्शन तो छोड़ा ही नहीं, कहते हैं ना चढ़ जा बली बेटा अल्लाह खैर करेगा, अब हमें यही करना पड़ना है जो IMF है, तो फिर इससे स्लाइड कुछ तो रुकावट आए। जितने बिजनेसमैन मुझे कहते हैं यार बॉटम तो आ जाए, हमें इतना भी नहीं पता चल रहा, तो डू यू थिंक इट विल स्टेबलाइज समवेयर और करेगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि आज आप इलेक्शन का अनाउंसमेंट करें आज कि ये फला तारीख को इलेक्शन होगा, आज देखेंगे कि ये जो अनसर्टेनिटी के बादल जो है ना ये एकदम छट जाएंगे। ये सियासी तनाव जो है जो आसमान पे पहुंचा हुआ है ये ज़मीन पे आ जाएगा, क्योंकि अब लोगों को मंजरनामा जो है वो क्लियर नज़र आने लगेगा कि हमारी फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। कि चलो उसके बाद लोग जो हैं यही सियासी लोग अपने अपने जलसे जुलूसों में लग जाएंगे, कहीं कीमे नान की बिक रहा होगा या दिए जा रहे होंगे, कि पराठे बिक रहे होंगे या दिए जा रहे होंगे, तो ये इसी पे लग जाएंगे। तो इस सियासी खींचातानी से बच जाएंगे हम, और यही जो है बादल जब छटेंगे तो प्राइवेट सेक्टर को भी ज़रा सांस लेने का मौका मिलेगा। और आप देखेंगे कि हमारे एक्सचेंज रेट पे भी जो जिस तरीके से रोज़ नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ भी ठहराव आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ काश मेरी बात को सुन लो। जी जी बिल्कुल, जिद ना करें इस मुल्क की खातिर, जिद ना करें। तो इसका मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डॉक्टर साहब आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही सैर हासिल नाजरीन हमने बात की, और हम ये मेजर स्टोरी रखी, और डॉक्टर साहब से हम हमेशा बेनिफिट लेते हैं क्योंकि ये एक दर्द दिल रखने वाले आदमी हैं और ज़ाहिर माहिर भी हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, हम देते रहा करें और दुआ करें और कुछ करें ऐसा कि हम इस सब से निकल सकें। बड्डी साहब एक जो पंच लाइन है जो डॉक्टर साहब ने दी, मतलब मैं बहुत सी चीज़ें आज 15 साल एक ब्रेक है, मैं सवाल छोड़ के मैं सिर्फ एक लफ्ज कहने लगो, इस घर को आग लग गई, घर ही के चिराग से, इसके अलावा अब लफ्जों को डर डूर के घुमा लो, मलक साहब से पूछ लो, 15 साल वो सब कुछ कह गए हैं डॉक्टर आज साहब। हम शायद 15 साल बाद यहाँ होते जब 2 महीनों में पहुँचे हैं। दिस इज नॉट टू टेक प्राइड और टू बी हैप्पी, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ब्रेक है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर ये PTI की हुकूमत के हटाने की वजह, इमरान खान का लॉन्ग मार्च, और जो कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वो दस्तगीर साहब, उन्होंने क्या कहा है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मरकज़ी रहनुमा और फेडरल मिनिस्टर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ने इस गवर्नमेंट को हटाए जाने की वजह बकौल उनके जो कहा है, साबिक़ा हुकूमत जो गई है इमरान खान साहब की। अच्छा जी, ये तो कुछ और ही वजह बता रहे हैं भट्टी साहब के फाशिस्ट प्लान थे उनके। नहीं, कैसा पास नहीं प्लान था, उन्होंने बताया कि हमारी ये जज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लगाने हैं, क्योंकि ये खुद कहते थे कि नैब में डिले हो रहा है। कानून ये था सिर्फ 30 सेकंड दे दे कि 1 महीने में फैसला होना, उसके लिए रोजाना हेयरिंग होनी। जज साहबान की नैब की कमी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम से कम 100 जज लगाएं तो मेरिट पे नैब फैसला कर सकेगी, उस पर 120 किया गया।
अब इस इतराफ़ जुर्म के बाद आर्टिकल 6 किस पे लगता है, सियासी मामला इस आखिर में जो तब्दीली आनी थी हम सब ने नाहल हो जाना था। इसका मतलब है मौजूदा हुकूमत तो अरबों रुपए की करप्शन बचाने और जान के मुल्क को साजिश के तहत वजूद में लाई गई है। इस बात के बाद मलक साहब आप मुझे बताएं, खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो कहा है, डू यू थिंक अब ये मुल्क को इस महंगाई की दलदल से निकालेंगे? वो तो साफ कह रहे हैं कि हम इसलिए आए हैं कि हमने सब नाहल हो जाना था। मैं सवाल रिफ्रेज करता हूँ। एक साजिशी थ्योरी है कि नवंबर में एक अपॉइंटमेंट होनी। अब नवंबर में अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं करनी है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, और ये हमें जो है वो कर देते, नाहल कर देते। अदालतों ने करना था। अदालतें एग्जेक्टिव ब्रांच के नीचे तो आती नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग, और ना नया बात है। मलक साहब इसमें एक जरा कर लीजिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, सिर्फ उन्होंने कहा ये हमारा अंदाज़ा नहीं, मालूमात यानी कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी। अब जरा रहनुमाई करें। देखें, अगर तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान बड़ा सीधा सीधा डेमोक्रेटिकली चलता है तो मेरा लिए हम एमी टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं। हमें सबको पता है ये मुल्क में असल में वो कह ये रहे हैं, जो मुझे बात समझ आ रही कि इस मुल्क के जो इदारे हैं वो आइन के तहत नहीं होते। वो हुकूमत का एक प्लान था कि वो हमारे मतहत आ जाए और हम दूसरों का रास्ता रोक दें। तो मेरे लिए ये बड़ी ही आप कह रहे हैं कि नेगेटिव आइन के तहत नहीं होते, तो फिर ये भी आइन के तहत नहीं है। ये नहीं है, वो तो सीधा बता रहे हैं कि भाई हमारी तो लाइफ एंड डेथ की लड़ाई है। और अगर आप इससे पहले अगर खान साहब की जो हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है उन्होंने क्या रोना रोया, अगर आप ईमानदारी से उनका इंटरव्यू 30 मिनट सुन लें, उन्होंने आपसे एक ही बात की है जो मुझे समझ, इस मुल्क का कैप्टन कोई नहीं। क्यों भट्टी साहब मैंने गलत कहा? कैप्टन से मुराद है कि बाहर भी कोई नहीं, घर का संभालने वाले कोई नहीं। उन्होंने वो दो चीजें कही उन्होंने की बात की है मलिक साहब जी, लेट बी करेक्ट यू। उन्होंने इन 2 महीनों की बात की है कि यहाँ कोई कप्तान नहीं था जब यहाँ हुकूमत बदली नहीं, उसी का रिलेशन है। और जो आप बात कर रहे हैं, जो दस्तगीर बात कर रहे हैं, तो इस मुल्क में एक ऐसी अपॉइंटमेंट भी है 2 महीने जो हवा में लटकी रही, मैंने कभी इस तरह पहले भी नहीं देखा। तो किसी हद तक उनकी बात में एक लॉजिक ये कि भाई हमें पाकिस्तान का कोई मसला नहीं, हम अपने बचाव के लिए आए। अरे भाई, आपके बयानिए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने वो करनी थी ना, या रोकनी थी? रोकनी थी तो करनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज उन्होंने करनी थी ना, या इन्होंने घर चले जाते कि जनाब हम प्राइम मिनिस्टर है, कोई गल नहीं। मैं इसका जवाब दे देता हूं। चलिए मैं आपसे सवाल मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। आप बताएं कि इस मुल्क में इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती कि अगर फलाना इदारा आपके साथ हो जाए तो आपको कोई हिला नहीं सकता। ये वो बात कर रहे हैं, बात करने लगा हूँ जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा, ये महंगाई मार्च करने निकले थे। 70 सालों का 2 माह में महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अभी आप फरमा रहे थे खुद 84 रुपये पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड है और 30 रुपये और बढ़ती जा रही है, ठीक है। और दूसरा वो कह रहे थे हमारी मालूमात है। इसका मतलब है ये जानबूझकर उन्होंने कहा कप्तान नहीं था, क्योंकि फिर बाद में सुना है हमारी जो मौजूदा हुकूमत IMF के पास पहले गई, मैं खबर दे देता हूँ। उन्होंने कहा जी आपकी तो हुकूमत ही नाजायज़ है, हमने आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करना। फिर 2 शख्सियत और गई। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम आपको कह रहे हैं ये हुकूमत साल पूरा करेगी। यानी कि इसको तस्लीम ही नहीं किया IMF ने, क्या पास किया। इसीलिए 1 महीना जो उन्होंने कहा ना कप्तान नहीं था, इसीलिए कोई कीमत नहीं बढ़ी, क्योंकि IMF ने कहा था हम आपसे डील नहीं करेंगे, आपकी नाजायज़ है हुकूमत। अच्छा भट्टी साहब, एक खबर और आपको दे दूं। इस वक्त इंडिया जो है, जो कोयला भी उसने रूस से लेना शुरू कर दिया है, और 30% कम पैसों पे वो ले रहे हैं। अच्छा मलक साहब, चले मैं आज मलक साहब को जरा काम टाइम। मलक साहब, हमसे बहुत ज़्यादा अमेरिका की कुर्बत भारत के साथ है। अगर भारत कोला और तेल वहाँ से ले सकता है रूस से, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? वाई नॉट? जरा मेरी ये रहनुमाई करें। देखिए काजी भट्टी साहब, सीधी सीधी बात है, दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। पाकिस्तान ने अपने मुफाद पाकिस्तान ने बचाने हैं। इंडिया ने हमारी जो लीडरशिप है ना, मेरा लिए कहीं ना कहीं हमें अपनी नौकरी, अपना ताकत, MNA शिप, अपनी वजारत हमें ज़्यादा अजीज़ होती है। मुझे लगता है इस बात को तस्वीर नहीं मिल रही जो इमरान खान कह रहे थे रजीम चेंज किए इसलिए कि अमेरिका पाकिस्तान में अपनी गुलामी को जारी रखना चाहता है। देखें आपके साथ हुआ क्या है, जो ही आप हिले हैं ना वैसे आप हिले, आप रशिया की तरफ गए। मेरा ख्याल फिर एक थोड़ी सी बात मुझे और भी इजाज़त दें खुल के बोलने की। जो इमरान खान कह रहा है कि भाई मैं रूस कल्ला नहीं गया था, मैं अकेला नहीं गया था, मैं इस रियासत की एक नुमाइंदगी से। तो मुझे इमरान खान इनडायरेक्टली आपको ये बता रहा है कि जब मैंने एक स्टेप ले लिया, जब वेस्ट ने छुरी निकाल ली कि काका तुसी किधर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं आप तो इसको जानते नहीं है। ये मैंने एक बिटवीन द लाइन आपको बात समझाने की कोशिश की है, और इमरान खान को इसकी सजा मिली है।
और मैं आपको बताता चलूँ एक ज़माने में अपना आसिफ अली जरदारी साहब भी रूस गए थे, तो अमेरिकन इमरान खारजा का फ़ोन आ गया था इमरान कि खान को काका थे सजा हमसे। मिली, हाँ। मौजूदा हुक्मरान को किस बात का इनाम मिला? कादी साहब और आप दोनों ने सवाब वो सीधा जवाब है कि आपके सामने नज़र आ गया कि मुल्क को वेस्ट वालों ने कहा जी हम डॉलर भी रोकने लगे हैं, तुम्हारे सांस भी रोकने लगे हैं, और आपको ये काम मुस्लिम लीग नून से ये गंद करवाना पड़ा कि हम 85 रुपये पेट्रोल बढ़ाएंगे, 30 रुपये और बढ़ाएंगे। सुन लेना मेरी, आप कनकुरियाँ ले लें, आप सारे पाकिस्तान को जलील कर देंगे, डॉलर को हम घटिया कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें नैब से बचा लो। ये अच्छा काजी साहब, मिफ्ता साहब भी अमेरिकन सफ़ीर से मिले हैं, तरला मिन्नत भी सुना हुआ, जो खबरें आ रही हैं अमेरिका ने रजीम चेंज करा ली, अपनी मर्जी की हुकूमत ले आया, तो फिर भी हम पर महंगाई बम फेंके जा रहा है, करना क्या चाह रहा है हमारे साथ ये? आखिर इसका उसमें बात ये है कि आपके जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं। पहली बात तो ये कि 22 साल से जिन लोगों ने 22 प्रोग्रामों में हमें झोंका है, ये जो अब इस वक्त आपकी गवर्नमेंट है उसमें एक इमरान खान के ज़िम्मे होगा या था, वो किया नहीं था वैसे, अब होगा, वो भी उसने करके नहीं गया। तो अब 22 प्रोग्रामों में जिन्होंने हमें झोंका, और पुश और पुल की बात की, पुश और पुल की क्या बात है, उन्होंने खास साफ तौर पर डॉक्टर साहब ने कहा कि पुल तो वो करते हैं कि हमारे पास हो बेटा, हमने यहाँ दाम बिछा रखा है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पोजीशनों पे अपना गवर्नर, स्टेट बैंक का गवर्नर लगाया हुआ है, यहाँ पे जो जितने मिनिस्ट्री में, ये बात डॉक्टर साहब कर रहे थे कि वो पुश करते हैं। नहीं कादी साहब तो ये मुजरम है, इसका मतलब नवाज शरीफ रियासत है, बेनजीर भुट्टो रियासत है, कौन रियासत? कादी साहब के पास कौन है रियासत के? कादी साहब, कादी साहब, एक तो ये क्या, ये कादी साहब IMF रियासत हो गई यार, ये क्या? मेरी अर्ज तो सुन ले, उन्होंने डॉक्टर इशफाक पुश और पुल का कहा, चलो शिकारी तो शिकार करता है, हमें शिकारी के आगे फेंकता कौन है? ये तो मैं कह रहा हूं, मेरा असल मुद्दा है जो मुझे भेड़िए और खूरखार जानवर के आगे फेंक रहा है। जाओ आइए, इसको गिन लेते हैं, वापस चलते हैं, यहाँ से चलते हैं ना। असद उमर साहब थे, उसके बाद वो आ गए, हफीज़ शेख साहब आ गए, उसके बाद हफीज़ शेख साहब पहले भी रहे हैं, उसके बाद ये आए, ये सारे के सारे वज़ीर ख़जाना जितने थे ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर थे ना, या मेरे ये थोड़े अंडर सन, प्राइम मिनिस्टर के अंडर थे ना। तो हु थ्रू अस, जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि हमारे हाथ पाँव बांध के आलमी मालूमियाती इदारों के सामने फेंक दिया हमें, और हम तरले करते फिरते हैं कि यार इनको कहें ज़रा IMF हम पे हाथ हौला रखे। बट हु डिड दैट? मुझे आखिरी सवाल, जिन्होंने ये किया अब आपको बचा लेंगे? पट्टी काजी साहब, वो तो डॉक्टर साहब ने एक बात समझाई कि IMF का मतलब है कि आपको फांसी का फंदा आपको डाल के खड़ा रखे। आप जरा बात तो करके दिखेंगे, हम खींच जब देंगे। तक IMF के शिकंजे में आप सांस नहीं अपनी मर्जी से ले पता है कि सकते। उन्होंने कहा ना आप जिंदा रहेंगे, जो मुझे समझ, ना मरेंगे, ना उन्होंने आपको खींचना है ना जिंदा रखना। एक कमेंट करता चलो, मुझे आज एक बात बैठे बैठे समझ आई। मैं देखा है इमरान खान के जो लास्ट डेज थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, 3-4 दफ़ा मेरी समझ से बाहर नहीं थी। इमरान खान ने ओपनली कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है। मुझे समझ नहीं आती थी कि अमेरिका किसको मैसेज दे रहा है मेरा वज़ीर। आज मुझे समझ आई है वो मैसेज किसको दिया जा रहा है कि अमेरिका के बरतानिया जो इंडिया की पॉलिसी थी वो इंडिपेंडेंट थी, प्रो इंडिया थी, ये वो बता रहा था। अब कोल को तो प्रोसेस नहीं करना पड़ता ना, और कोल रिलेटेड जितनी है बड़ी साहब मैं अच्छा थोड़ी आपकी बात मैं हाल बता देता हूँ, जितने सरकारी अफसर हैं सबकी सेम सैलरी कर दो, प्रोफेसर है, टीचर है, शहोदा के फंड बढ़ा दो, ये 6 प्लाट बंद कर दो। इस मुल्क में आपको रिफॉर्म्स लानी होंगी। इस मुल्क को बचाने के लिए, इस 22 करोड़ के घर तक उसकी बुनियादी हुकूक देने के लिए चंद बड़े जो लुटेरे हैं उनकी माशियत को आपको रोकना होगा, वरना याद रख ले मुझे खदशा है, डर है बस। अच्छा बड़ी साहब, अल्लाह ताला हमें सारे इन चीज़ों से बचा के ले जाए। पर अगर हम अच्छा, ये बुज़दार साहब पर भी केसेस बन गए हैं और उनके अपने साथी बन गए हैं, उनके किसी को बताना ना, इनके PS हो, इनके स्टाफ के सारे बंदे ये फरा से कितने बजे मिलते थे, मलक रियाज को ब्लैकमेल करने के लिए क्या करते थे, एक वो DIG या मुबशर मेकर या पता नहीं क्या हैदर अली, सारे गवाही दे रहे हैं पिछले 10 दिन से। और रोजाना ये जा रहे हैं, बुज़दार साहब के पास 4 और केस होने वाले हैं, बस इनकी करप्शन जायज़ है। नहीं भट्टी साहब, चलिए थोड़ा मैं आपसे सवाल कर लूँ। खान साहब का जो एक शफाफियत का और सफाई का जो तस्वर है, तो बुरदास का ये केसेस असरअंदाज नहीं होंगे उन पर, तरीक इंसाफ पे, पॉपुलैरिटी। देखिए अपना तो एक ही मौक़िफ़ है, जब हम खान साहब से मिले भी थे मैंने कहा था पीपल्स पार्टी भी करप्शन है, नून की भी और PTI की भी, इसमें इतनी चीज़ें आ गई और सारे ही
जो उस्मान बुज़दार की आंख के तारे थे ना, जो पुरानी इस हुकूमत के मुखबर थे, ये सारी एविडेंस उन्होंने दी है। अच्छा, और मेरे उनमें से 2 यार भी हैं। नहीं तो ये भी तो खबरें हैं ना कि वो वादा माफ गवा भी बन सकते हैं, इस तरह की भी बातें चल रही हैं। ये यार उन्होंने बताया कि फरा और बुज़दार कहाँ मुलाकात करते थे, फिर मुकदमे दर्ज करने का होता था, फिर एक साहिवाल की मेला अरबों रुपए की, उसको कोड़ियों के भाव, आगे में नहीं पता। अच्छा वो फिर एक और सवाल है, वो जो फरा गोगी या फरा खान उनका नाम है, सुना है कि वो हुकूमती हल्कों से राब्ते में है। आप उसका इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा किस घर में एंट्री थी उसका रिकॉर्ड निकाल लें बस। अच्छा वो मैं इस हुकूमत से ताल्लुक है उसका, राब्ते उनके ससुर तो नून लीग में है ना। अच्छा मगर उन्होंने कहा था मेरा कोई नहीं वो उनकी गाड़ी एक होंडा स्विग बिकनी थी, उसकी 33 लाख कीमत लगी। जिसने बेचना उसने कहा भाई 39 लाख दे दो, तुम्हें नहीं पता ये कितनी दफा गाड़ी प्राइम मिनिस्टर हाउस गई है। तो कीमत बढ़ गई उसकी? नहीं, उस बंदे ने अपने पास से पैसे डाले, इनको तो लोग ऐसे ब्लाइज कर देते हैं। इसका बस अब मैं इससे ज्यादा और नहीं बोलूंगा क्योंकि FIA की तफसील एंटी करप्शन की आने वाली है और इन्हीं के करीबी साथियों ने सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो केसेस का मुझे तो लगता है एक लाइन आने वाली है, जो बड़ी लंबी लाइन है। अगर लेकिन बुज़दार ब्लैकमेल साहब, करने आप फिक्र न करें, यहाँ जो एहतसाब की शानदार रवायात हैं वाह। कोई ऐसी बात नहीं। आप जमानत पे भी होंगे तो आप CM बन सकते हैं, इसकी आपने घबराना नहीं है। जरा सुने मलिक साहब, भट्टी साहब, ये कोई शहबाज गिल साहब कुछ कह रहे हैं। आपने बड़ी गंदी हरकत की है। हुकूमत अफवाज पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन की जाए। खान साहब की असैसिनेशन के लिए अफगानिस्तान के अंदर किसी को हायर किया गया, उनकी जान लेने के लिए वहां पर इस चीज का इंतजाम किया गया। यहाँ पर जो उनके लोकल ऑपरेटर हैं, उनको जब वो इंस्ट्रक्शंस आई तो वो वहां से वो इंटरसेक्ट हुई और वहां से हमें पता चला। हमें कैसे पता चला? इस मुल्क के हर इदारे पर ऐसे लोग बैठे जो महबे वतन है। और उसके बाद जो काउंटर टेररिज्म खैबर पख्तूनख्वा का डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक अलर्ट जारी किया। तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन एक तो होनी चाहिए। जी भट्टी साहब, काई साहब एक मिनट, इमरान खान की जिंदगी मेरी और आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ना करे इन्होंने नुकसान करा दिया तो मुल्क में खूनरेजी होगी। इसका इमीडिएटली पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब को सो मोटो लेके करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म को मरवाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लियाकत अली खान गए, कुछ नहीं पता चला। और इमरान खान की ज़िंदगी को मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी थ्रेड है, जितनी मौजूदा PM की ज़िंदगी है उतनी सिक्योरिटी उनको दी जाए। इमरान खान सबको खुदारा इस मुल्क को खूनरेजी से बचाए, ये इस गंदे खेल से निकल आए। मलक साहब, बेनज़ीर साहिबा भी शहीद इसी तरह हुई ना। नहीं, ये सीरियस तो खुदा के लिए यार उनसे सिक्योरिटी ले रहे हो। वो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, वो 30 साल मुल्क का एक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान का नाम दुनिया में सिटीजन होने काफी है। भट्टी साहब आप तो कीड़े मकोड़े हैं ना हम सारे यार। कोई नहीं यार, उनका हक है। लोग मरते रहते हैं। वो मकसूद बेचारा, वो क्या चपड़ासी बेचारा गया, वो चपरासी था, वो सिटीजन थोड़ा था। काजी साहब अपनी करेक्शन करें, वो काजी साहब नहीं, मलक साहब ये बड़ा सीरियस वो शहरी तो नहीं, चपरासी शहरी होता है। किसी एक अफयाद ने कहा इमरान खान को खुदा ना खास्ता मारने की सुपारी दी गई। यार ऐसे लोग तो वाजिबुल कत्ल है। ये देख लीजिए यार, ये पुलिस कह रही है आपकी, मैं नहीं कह रही, ये लेटर पढ़ नहीं। वैसे खुद एजेंसियों ने 10 दफा इमरान खान को खुद कहा कि आपकी जिंदगी को थ्रेट अच्छा, वो पर्सनल क्वेश्चन है। ये इस लेटर को छोड़ दें। साहब एक पर्सनल क्वेश्चन, जो खान साहब की अपनी पर्सनैलिटी है, मैं भी कुछ जानता हूँ, कुछ आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। वो बड़ा दिलेर सा आदमी है, वो तो इन चीजों को लिफ्ट नहीं कराता। तो ये तो एक नया डेंजरस है हमारे लिए, खतरा है। खान साहब की जिंदगी को थ्रेट है, मैं जानता हूँ। वो तो एजेंसियों ने उन्हें बताया था अमेरिका रिजीम चेंज नहीं कराता, अल्लाह रहम करे। और ये जो अमेरिका के जो इमरान खान के बकौल मीर सादक मीर जाफर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे खदशा है, आगे अल्लाह सबकी हिफाजत करे और खान साहब की भी और पाकिस्तान की। और पाकिस्तान यहाँ वज़ीर आज़म बदल लेते रहेंगे, मीर जाफर मीर सादक वो वहीं रहेंगे, वो नहीं कुछ होगा। तो 10 जुलाई की भी कोई डेट आई है भट्टी साहब की? इमरान खान सब कह रहे हैं कि मैं बाहर आऊँगा। देखें, इमरान खान को फिर एंगेज किया जा रहा है। ठहरो, मेरे ख्याल में उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। इमरान खान ने जो एफर्ट्स करनी है उन्हें करते रहना चाहिए पुरअमन। लेकिन पुरअमन जमहूरियत का भी हुसन है, आइन का भी तकाजा है। मुझे तो मेरी तो खबरें कुछ और है। आप बड़ी आइडियल और मिसाली सूरत, ये जो ट्रक की बत्ती कह रहे हैं, इमरान खान के अंदर की बत्ती कम होती जा रही है। ही इज रियलाइजिंग की रियलिटी क्या है। मैं भी जाने तो हमें बच्चा है यार इमरान खान, 40 साल बाद उसको ट्रक की बत्ती लगा दी है। वो आप बच्चा समझते हैं उसको? ही इज बीइंग, उसको समझाया जा रहा है कि भाई पार्टी इज ओवर। अच्छा काजी साहब, आप मुझे बताएं सिर्फ एक सवाल,
ये जो इत्तेहादी हैं MQM और पीपल्स पार्टी की नहीं बन रही सिंध में, मौलाना फजलुर रहमान सख्त नाराज है, 14 जमातें एक दूसरे की दस्तों गिरे मारे, इनको इकट्ठा कौन करके रख रहा है? मैं बताता हूँ आपको, पहली बात आपको मलिक साहब ये बताऊँ, पार्टी आपकी पार्टी ये मुस्लिम लीग नून की ओवर कर दी अगलों ने, वो तो खत्म ही हो गया। उनको उस जगह पे ला के फारग किया है कि अब जो है मेरे सामने कई जो सिटिंग MPA कहते हैं की खे पाइए सिरे, और आपने नई जिंदगी दी है इमरान खान को, आपने उसकी पार्टी में नई जान डाली है, जो कि ऑलरेडी इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से फारूक हो रहा था। ये जान का पता लग जाएगा आपको, ये पता लग जाएगा। लिहाजा इसको ना इसको जरा रिकॉर्ड को स्ट्रेट थक रहा है, वो भी थक रहा है। ये निजाम बड़ा जालिम है, काजी साहब जानते हैं। निजाम जालिम है। यहाँ भुट्टो भी आया था, नहीं, अवाम जो है वो फूल लेके गले में ढूंढ रहे हैं आपके लीडरों को कि यार 84 रुपए की मेहरबानी की है, वो आपके गले में डाल रहे हैं। 2.5 साल सोशल मीडिया ना देखा करें, डिप्रेशन ना हो जाए कहीं आपको, जो लोग आप साथ कर रहे हैं। बात ये है भट्टी साहब कि इस वक्त जो है वो खान बिल्कुल एक पोटेंट फोर्स के तौर पर जिंदा कर दिया। मैं आपसे और इनके सारे सारे फारग हैं। मैं आपसे इख्तलाफ करने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। मैंने खुद ताकतवर तरीन नून लीग पे क्रॉस लगा हुआ, और मैंने इसका टीवी पे आप लोग कहते थे यार 2.5 साल का तरफ हो जाएगा, मैं नहीं कहता। काजी तो कह रहा था, काजी ने 10,000 दफा कहा है। आज ये सच मैंने इसलिए कहा था कि अकल करेंगे, ये जो करवा रहे हैं 2 महीने में नहीं करवाएंगे। सच है कि नवाज शरीफ को सजा बेनज़ीर को इमरान खान के शहबाज शरीफ के खिलाफ 6 महीने फर्जी नवाज नहीं, लेकिन मुल्क का वजीर आज़म बन गया। ये कड़वा सच है। ये इस पाकिस्तान में आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है, राइट ऑफ कर रहे हो। मैं कह रहा हूं, पूरा पाकिस्तान में दुनिया में जो चीज नहीं हो सकती यहाँ हो सकती है। अच्छा, पर साथ आपके जो मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, अवाम उनकी मोहब्बत में तड़प रही है, और वो सदाबहार इकतदार में रहेंगे, और वो जो अपोजिशन में बैठा है उसका मजा ले रहा है। छोटा सा कमेंट, छोटा सा की मोहब्बत से हुकूमत में आया है। पता नहीं काजी साहब कौन सी दुनिया में रहते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक छोटा सा कमेंट है, कहीं कहा जा रहा है, कहीं पे एक चीज पर गुस्सा है, इमरान पे गुस्सा है। गुस्सा ये है कि डॉलर में महंगा पेट्रोल लेके सस्ता बेचा गया पाकिस्तान में। कोई ऐसी भी बात है, कुछ जो ताकतवर हल्के उनको अच्छा नहीं लगा, पेट्रोल में सब्सिडी क्यों? मलिक साहब बात निकलेगी, मलिक साहब आपको सिर्फ जुल्म और जालिम अच्छे लगते हैं, और जो है आप जो है और जुल्म का मजा लेते हैं। आप मजलूम मुझे बात ये है कि इस दफा तारीख आपको माफ नहीं करेगी। इजाजत दीजिए, पहली दफा हुआ, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।